Hello and welcome to yet another episode of Y Factor, a show which is of the youngsters, by the youngsters and for the youngsters. My name is Abhishek Mahajan. In this episode of Y Factor, we are going to discuss about cyberspace, cyber security और cyber crime को रोकने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। Under India's G20 presidency, there's a key priority area which is cyber security. लेकिन साइबर सिक्योरिटी क्या है? रोजमर्रा की जिंदगी में हम कई डिजिटल गैजेट्स लेकर चलते हैं, हम मोबाइल फोन लेके चलते हैं, हम आईपैड्स लेके चलते हैं, हम लैपटॉप्स लेके चलते हैं। लेकिन क्या ये डिजिटल गैजेट्स सेफ हैं? कहीं आप साइबर क्राइम का शिकार तो नहीं हो रहे? और सरकार की तरफ से क्या कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं इसको रोकने के लिए? एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ है, इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आईपीएस संजय माथुर हैं, जॉइंट डायरेक्टर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ दीपक विरमानी जी हैं, डेप्यूटी सेक्रेटरी I4C इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, गृह मंत्रालय, भारत सरकार। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ मिस्टर हिमांशु पांडे जी भी हैं, कमांडेंट DGM I4C, गृह मंत्रालय, भारत सरकार। वार्म वेलकम सर। और हमारे साथ मिस्टर जितेंद्र सिंह भी हैं, ACP I4C, गृह मंत्रालय, भारत सरकार। वेरी वार्म वेलकम। और हमारे साथ यंग ऑडियंस भी हैं जो अलग अलग जगह से आए हैं। यू कैन गिव अ बिग हैंड टू योरसेल्व्स आल्सो। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मिस्टर माथुर, सबसे पहले आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। लेमैन की लैंग्वेज में साइबर सिक्योरिटी क्या है? हम साइबर हाइजीन की बात करते हैं, हम साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, साइबर क्राइम की बात करते हैं। थोड़ा सा बताइए विस्तार में कि साइबर सिक्योरिटी क्या चीज़? जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डिजिटलाइजेशन को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, ऑनलाइन सर्विसेज को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, टू गिव ईज ऑफ कन्वीनियंस, टू अवेल दी सर्विसेज फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ देयर होम, टू इम्प्रूव द इकोनॉमी। सो उसके चलते और इंटरनेट का जो प्रसार हो रहा है हर जगह, हर दूर दूर के क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंच रहा है और सभी लोग मोबाइल और कंप्यूटर का इस्तेमाल करके ऑनलाइन सर्विसेज, डिजिटल पेमेंट्स कर रहे हैं। तो इसके चलते जो साइबर सिक्योरिटी है, साइबर अटैक्स हैं फ्रॉम विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री, इसके बहुत ज़्यादा खतरे बढ़ गए हैं और एक ये बहुत चिंता का विषय है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने बहुत सारी परियोजनाओं का क्रियान्वित किया है। उनमें से एक जो मुख्य है साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, जिसमें कि सिटीजन किसी भी कोने से, देश के किसी भी कोने से साइबर क्राइम के बारे में उस पोर्टल पे रिपोर्ट कर सकता है और वो जो उसकी कंप्लेंट है जो संबंधित थाना और संबंधित जिला को फॉरवर्ड कर दी जाती है फॉर फर्दर इंक्वायरी। और इसी तरीके से साइबर प्रशिक्षण केंद्र की एक स्थापना करी गई NCRB द्वारा, जिसमें कि सभी जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेटर्स हैं, प्रोसिक्यूटर्स हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, उन लोगों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा रहा है, क्योंकि सभी को फिजिकली प्रशिक्षण देना संभव नहीं है। और साइबर क्राइम जिस गति से बढ़ रहा है उसी गति से हमें लोगों को प्रशिक्षण भी करना है उसको हैंडल करने के लिए। तो ये साइटेन पोर्टल एक बनाया गया है जिसपे कि सभी पुलिस इन्वेस्टिगेटर्स और प्रोसिक्यूटर्स, साइबर एक्सपर्ट्स, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स कैन गेट देमसेल्फ ट्रेन एट देयर ओन कन्वीनियंस फ्रॉम द प्लेस वेयर दे आर वर्किंग इटसेल्फ। और अभी तक करीब 37,000 के लगभग प्रशिक्षणकर्ता इस पे पंजीकृत हो चुके हैं और इसमें प्रशिक्षण के बाद उनको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। तो करीब 18,000 के करीब प्रशिक्षणकर्ताओं ने उस पर सर्टिफिकेट भी प्राप्त करा है। तो बहुत सारी परियोजना है जिसको कि गृह मंत्रालय द्वारा क्रियान्वयन करा जा रहा है। और मिस्टर विरमानी, आपके पास आऊँ, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के बारे में मिस्टर माथुर ने बताया।
Indian Cyber Crime Coordination Center was dedicated to the nation by Home Ministry in the year 2020. इन पिछले 3.5 सालों में कितना कारगर साबित हुआ है I4C? जरा ये थोड़ा सा बताइए। थैंक यू। जैसे कि आपने बताया कि माननीय गृह मंत्री जी ने I4C गृह मंत्रालय को जनवरी 2020 में डेडिकेट किया और इसमें माननीय मंत्री जी के आदेश अनुसार हमने काफ़ी सारे कार्यक्रम शुरुआत की। जैसे कि माथुर साहब ने बताया, इसका गृह मंत्रालय के अंदर एक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है जिसको cybercrime.gov.in के नाम से हम लोग सब जगह इसका प्रचार करते हैं। इसमें जैसा कि साहब ने बताया, बहुत सारे थाने मोस्टली इसमें कनेक्टेड हैं और कोई भी सिटीजन कहीं भी बैठ के किसी भी प्रकार का अगर साइबर क्राइम होता है, किसी भी प्रकार का साइबर क्राइम, चाहे फाइनेंशियल फ्रॉड हो या दूसरे तरह का साइबर क्राइम हो, इसमें घर बैठे बैठे इसमें कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। क्योंकि सारे थाने पूरे भारत के इसमें कनेक्टेड हैं जी, तो जब कंप्लेंट दर्ज होती है उसका डिटेल विवरण पूरा दिया जाता है कि कहाँ पे क्राइम हुआ, साइबर क्राइम हुआ, क्या उसके डिटेल्स हैं, क्या कोई इसको ऐसा SMS आया जो गलत SMS था, क्या उसको कोई गलत ईमेल आई, तो पूरा डिटेल देने के बाद वो पूरी की पूरी कंप्लेंट रियल टाइम बेसिस पे, इसकी सारी खूबी है रियल टाइम बेसिस, तो रियल टाइम बेसिस पे ये कंप्लेंट उस कंसर्न पुलिस स्टेशन को चली जाती है और कंसर्न पुलिस स्टेशन उसका फिर कॉग्निजेंस लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी पहल है। इसके बाद गृह मंत्रालय में माननीय गृह मंत्री जी के निर्देश अनुसार उनके लीडरशिप में एक और हेल्पलाइन नंबर का इसको स्टार्ट किया गया, जिसका नंबर है 1930 जी 1930 हेल्पलाइन नंबर हम लोग पूरे राज्यों और यूटीज यूनियन टेरिटरीज में इसको फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें लगभग 250 से ज़्यादा बैंक्स, ई-वॉलेट्स, UPI सर्विस प्रोवाइडर्स, ई-कॉमर्स कंपनीज इंटीग्रेटेड हैं। इसका सिंपल भाषा में मतलब ये है कि अगर किसी के साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ तो हम कहते हैं कि आप बैंक पे ना जाएं, आप ई-वॉलेट पे ना जाएं, उनके नंबर ढूंढने में आपको हो सकता है समय लग जाए, आप 1930 को कॉल करें जी। जो 1930 हेल्पलाइन नंबर है, ये सभी स्टेट्स में कंसर्न पुलिस अथॉरिटीज़ इसको मैन करती हैं, इसको चलाती हैं। और जब ये कंप्लेंट एक आती है तो हम बहुत बेसिक डिटेल्स पूछते हैं, क्योंकि समय इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा साइबर फ्रॉडस्टर जो है वो पैसा जल्दी से निकालने की कोशिश करता है, मल्टीपल बैंक से वो पैसा एक के बाद एक रूट करने की कोशिश करता है। तो हम लोग कहते हैं बेसिक डिटेल्स बता दें कि आपका कौन से बैंक से पैसा निकला, कितना रुपए निकला, उसका IFSC कोड क्या था। जैसे ही डिटेल इस नंबर पे आता है, इमीडिएटली हम बैंक को इसको एक्टिवेट करते हैं कि भाई आपके यहाँ से पैसा निकला, इसको रोको। बिल्कुल। और एक बैंक से दूसरे बैंक गया तो एक टोकन जनरेट होता है, वो दूसरे बैंक को चला जाता है, तीसरे बैंक को, जब तक हम पैसा रोक ना पाए। तो जितनी जल्दी अगर हमें सिटीजन एक जो किसी का पैसा अगर निकल गया है, तो अगर वो कंप्लेनेंट हमें जितनी जल्दी कॉल करता है, उसका हम पैसा उतना रोकने की कोशिश करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से मिल के गृह मंत्रालय के इस 1930 हेल्पलाइन नंबर से लगभग हम आज तक करीब 500 करोड़ रुपए लोगों का बचा चुके हैं, और जिसमें लगभग 2.4 लाख, लगभग 2.5 लाख अप्रॉक्सीमेटली लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है, और ये पैसा फिर एक प्रोसेस के द्वारा उनको वापस किया जाता है। राइट। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही मिस्टर विरमानी ने कि रिपोर्ट करना साइबर क्राइम को काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। मिस्टर हिमांशु पांडे भी हमारे साथ हैं। मिस्टर पांडे, जैसे जैसे डिजिटल वर्ल्ड में हम तेज़ी से बढ़ रहे हैं, साइबर थ्रेट्स के केसेस भी ज़्यादा आ रहे होंगे। अगर हम बात करें कि रोज़ कितने साइबर क्राइम के जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हो जाते हैं? देखिए, जब ये पोर्टल स्टार्ट हुआ था 30 अगस्त 2019 में, और फिर माननीय गृह मंत्री जी ने इसको 2020 में 10 जनवरी को नेशन को डेडिकेट किया था। उस समय ऑन एंड अराउंड 400 के आसपास कंप्लेंट डेली रिपोर्ट होती थी उसमें। लेकिन ओवर द इयर्स यू विल बी सरप्राइज टू नोट दैट अभी जो स्टैटिस्टिक्स है, अराउंड 4,000 मोर देन 4,000 कंप्लेंट्स डेली रिपोर्ट हो रही हैं। तो यू कैन इमेजिन, एक तो लोग अवेयर भी हो गए हैं कि एक ऐसा पोर्टल आ गया है जहां हमको एक ऑनलाइन सुविधा मिली है जहां हम ईजिली कंप्लेंट कर सकते हैं। दूसरा, साइबर अपराध भी एक्सपोनेंशियली बढ़े हैं।
2019 में जहाँ 400 कंप्लेंट डेली आती थी, आज की डेट में 4000 से ज़्यादा कंप्लेंट डेली रिपोर्ट हो रही हैं। तो ये एक चिंता का विषय है, जिसको संज्ञान लेते हुए गृह मंत्रालय ने और प्रधानमंत्री के विजन के थ्रू ये एक स्कीम लॉन्च की गई थी। अब धीरे धीरे इसके 7 वर्टिकल्स भी हैं, जिसमें ट्रेनिंग भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, कैपेसिटी बिल्डिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद जो थ्रेट्स आती हैं, साइबर स्पेस में जो थ्रेट आती है, उनको कैसे एनालिसिस किया जाए, और उस एनालिसिस के बेसिस पे आम जनता को, पब्लिक को, पुलिस अधिकारियों को, पुलिस जो हमारे कर्मी हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, कैसे उनको अवेयर किया जाए। तो ये उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आई फोर्सेस स्कीम का। उसके बाद अवेयरनेस इज़ द की। अवेयरनेस, अगर अवेयर रहेंगे तो अवेयरनेस के बाद साइबर अपराध से लड़ने की क्षमता लोगों में ज़्यादा रहेगी। तो अवेयरनेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस स्कीम, तो जिसमें हम लोग काफ़ी हद तक कामयाब रहे हैं, और इसमें हमको काफ़ी सफलता मिली है। इसी तरह थ्रेट एनालिटिकल यूनिट जो I4C का एक पार्ट है, उसमें करीब 550 के आसपास मोबाइल ऐप्स जो डेटा हार्वेस्ट कर रहे थे, दूसरी कंट्रीज में डेटा लेके जा रहे थे, वो ऐप I4C गृह मंत्रालय के रिकमेंडेशंस पे मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने बैन की। और इसी पे जितेंद्र, कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा साइबर थ्रेट्स आते हैं, और अवेयरनेस, जैसा मिस्टर हिमांशु पांडे ने बोला कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, ये थोड़ा सा बताइए कि लोगों में अभी तक कितनी अवेयरनेस है? हेल्पलाइन में फ़ोन करते हैं या सोशल मीडिया जो हैंडल्स हैं, उसमें लोगों में कितनी अवेयरनेस है, कितना लोग जागरूक हैं कि वो साइबर क्राइम उनके साथ होता है तो रिपोर्ट करते हैं? जैसे सर ने बताया है कि NCRP पोर्टल पे कंप्लेंट्स आती है, वैसे ही कंप्लेंट्स का एक अलग साइबर 200 सोशल मीडियाज़ के थ्रू भी आती है। जो मेजर हॉटस्पॉट्स है कंट्री में जहाँ से साइबर क्राइम किया जाता है, वो है हमारा मेवात एरिया है, जैसे नो एरिया डिस्ट्रिक्ट लगता है एक हमारा हरियाणा में, एक अलवर और भरतपुर राजस्थान में लगता है, मथुरा डिस्ट्रिक्ट का कुछ एरिया है यूपी में लगता है, एक हॉटस्पॉट हमारा है झारखंड के अंदर, जिसमें जामताड़ा, दुमका, गिडी, गया, बिहार, कुछ वेस्ट बंगाल का एरिया है। ये एक मेजर हॉटस्पॉट है जहाँ से साइबर क्राइम ऑरिजिनेट होता है, मतलब जहाँ से साइबर क्राइम बैठ के लोग करते हैं। दोनों एरियाज़ में हॉटस्पॉट, मेजर हॉटस्पॉट्स हैं हमारे, जो साइबर क्रिमिनल्स हैं यहाँ से बैठ के ऑर्गेनाइज वे में ऑपरेट करते हैं। पीछे SP नूहू हैं हमारे हरियाणा से, उन्होंने एक प्रधानमंत्री के अनुसार चिंतन शिविर में उन्होंने कहा था कि हॉटस्पॉट्स को हमें जल्दी ख़त्म करना है, तो हम लोगों ने एक ड्राइव लॉन्च की थी नूहू के अंदर। इसमें 5000 पुलिस ऑफिसर्स ने रेड किया था गांव के ऊपर जहाँ जहाँ हॉटस्पॉट्स मिले थे। उसमें से 126 आदमी को लोगों ने अरेस्ट किया था, और 26,000 केसेस को हम लोगों ने वर्कआउट किया। तो अक्रॉस द कंट्री जो है, हम लोगों ने उसके लिए एक पोर्टल डेवलप किया है, जिसमें कि साइबर क्रिमिनल्स क्या मोबाइल के थ्रू ऑपरेट करते हैं और वेबसाइट के थ्रू ऑपरेट करते हैं। तो हम लोगों ने मोबाइल को टारगेट करके एक वेबसाइट लॉन्च किया है, इस पे कि अगर कोई नंबर से साइबर क्राइम होता है, किसी को कॉल करता है, तो जैसे ही पुलिस SP अधिकारी हमें रिपोर्ट करता है उस पोर्टल के ऊपर, वो 24 घंटे में नंबर ब्लॉक हो जाता है। तो हम लोगों ने 2 महीने में 1,30,000 मोबाइल नंबर ब्लॉक किए हैं। और इसके अलावा एक और पोर्टल हम लोगों ने लॉन्च किया, क्योंकि साइबर क्रिमिनल्स एक जगह से बैठ के पूरे देश में अपराध करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जब वो अरेस्ट होते हैं, उनके डिजिटल डाटा के बेसिस पे लिंकेज बनाते हैं। लिंकेजेस बना के उनके केसेस कहाँ किस किस राज्य में रजिस्टर हुए हैं, NCRP पे कितनी कंप्लेंट्स हैं, उनको हम मॉनिटर करते हैं, उसका एनालिसिस करके राज्य पुलिस को देते हैं। हमने नोटिस किया है कि एक अपराध जो गैंग पकड़ा जाता है, उसके अगेंस्ट में 7-7 हज़ार केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अगर एक गैंग के अगर 7,000 केसेस में रिपोर्टिंग हुई है, तो उनको जमानत लेने में दिक्कत होती है इसमें। तो एक ये डेटरेंट इफेक्ट आया है, एक मोबाइल ब्लॉकिंग का और एक किया। एक साहब ने बताया कि जैसे एप्लीकेशंस ब्लॉक होती है, इससे भी बहुत ज़्यादा असर आता है। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार चर्चा जारी रखेंगे।
स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चर्चा साइबर सिक्योरिटी पर जारी है। Let me take this discussion to our volunteers also, if they have any experiences to share, if they are aware of cyber crime. आपसे सवाल पूछना चाहेंगे या आप हमारे एक्सपर्ट से सवाल पूछना चाहते हैं? My question to you is, nowadays technology is emerging. We have crime like not only cyber crime, we have AI related to cyber crime. So what are the initiatives I4C is taking to tackle those problems in the future? And what are the initiatives government is taking towards that? थैंक यू। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। जैसे मैंने बताया कि गृह मंत्रालय में माननीय गृह मंत्री जी काफ़ी इन सब चीज़ों का संज्ञान लेके हमें काफ़ी मार्गदर्शन समय समय पे करते रहते हैं। तो उसमें से एक प्रोमिनेंट जो हम लोग को दिशा आदेश मिले हैं ये वो है कि जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसा आपने कहा कि एआई के दो रूप हैं, एक पॉजिटिव साइड में भी इस्तेमाल किया जा सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और एक उसका नेगेटिव साइड में किया जा सकता है। तो जितनी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे कि मेटावर्स से रिलेटेड आप आगे समय में आगे देखेंगे, NFT से रिलेटेड, नॉन फंजिबल टोकन से रिलेटेड देखेंगे, ये जितनी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं इस सब को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि हमको डिजिटलाइजेशन में सबसे आगे रहना है, वी शुड फोकस मोर ऑन दी डिजिटलाइजेशन। तो हम इसका पॉजिटिव फ़ायदा उठाएं, प्लस साथ में क्या सिक्योरिटी और सेफ्टी कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो कदम इसमें है कि इन टेक्नोलॉजीज़ को हम लोग संज्ञान में लेते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं, हम समझने की कोशिश कर सकते हैं कि इसका मिसयूज़ कैसे किया जा सकता है। हमारे जो ऑफिसर्स हैं, पुलिस के अधिकारी हैं जो सभी स्टेट्स और यूटीज़ में हैं, हमारे जो जुडिशल ऑफिसर्स हैं, हमारे जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं, उन सब की हम समय समय पे ट्रेनिंग कराते रहते हैं। जैसे कि माथुर साहब ने भी कहा कि हमारा एक तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है और एक फिजिकल ट्रेनिंग भी है। तो उस सब के हम बताते रहते हैं कि क्या क्या इसके अंदर हमें सावधानी बरतनी है। साथ साथ में हम लोगों का सोशल मीडिया हैंडल है, गृह मंत्रालय का सोशल मीडिया हैंडल है, साइबर दोस्त नाम से एक सोशल मीडिया हैंडल है, जिसमें हम लोग बहुत सारी साइबर सेफ्टी टिप्स समय समय पे सिटीजन्स को बताते रहते हैं कि आप ये चीज़ें की सावधानी बरतें, सो दैट आप अच्छा यूटिलाइजेशन कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का, और नेगेटिव साइड को हम कितना से कितना कंटेन कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अनिकेत त्रिपाठी है। मैं नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर में अभ्यास कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि बिटकॉइन या फिर काफ़ी सारी क्रिप्टो करेंसीज होती हैं जो कि ब्लैक मनी या फिर कह लीजिए कि मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर जिनका बहुत ही बड़ा भाग होता है जब हम बात करते हैं। तो क्योंकि G20 समिट अब की बार इंडिया की प्रेसिडेंसी के अंदर हो रहा है, तो हम सारी कंट्रीज़ मिल कर के इसके बारे में क्या संज्ञान ले सकते हैं या फिर उसके ऊपर क्या डिस्कशन वगैरह कर सकते हैं? हमारी ट्रेनिंग्स कंसिस्टेंटली जारी है क्रिप्टो करेंसी को लेके पुलिस ऑफिसर्स की। हम समय समय पे हर शुक्रवार को पीयर टू पीयर लर्निंग सेशन कराते हैं एक्सपर्ट्स का, जिसमें हम क्रिप्टो करेंसी ट्रेनिंग के बारे में और उनकी केस स्टडीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। और कुछ टूल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने प्रोक्योर करने के लिए इसमें काम चल रहा है हम लोगों का, और काफ़ी सारी इन्वेस्टिगेशंस हम कर चुके हैं और सभी एजेंसीज मॉनिटर करती हैं जितने भी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जितने भी क्राइम्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट क्राइम्स हो गया, फिशिंग क्राइम्स हो गया, और अदर क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड क्राइम्स हो गया। जो ब्लैक मनी से रिलेटेड है वो इनकम टैक्स डील करता है, और क्रिप्टो करेंसी क्राइम जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो पुलिस डील करती है। सभी एजेंसी सजग हैं, सबके पास अपना अपना सक्षम टूल्स हैं, सब इस पर मॉनिटरिंग करते हैं और उसको हैंडल करते हैं क्रिप्टो करेंसी को, और बड़े अच्छे से हम लोग इसको हैंडल कर रहे हैं। टूल्स भी सबके पास है, हम अच्छे से काम कर सकते हैं इसके ऊपर। बिल्कुल, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और वुमेन सेफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड किसी वॉलंटियर का सवाल है आपका? ठीक। Good evening, sir. My name is Sanket Mewada. I am pursuing my MSc Digital Forensics and Information Security from National Forensic Science University, Gandhinagar. मेरा क्वेश्चन आप दोनों से है, जैसे ही साइबर स्पेस इवॉल्व हो रहा है एंड जैसे कोविड की सिचुएशन के बाद से जो टीनेजर्स है काफ़ी सोशल मीडिया पे इवॉल्व हो चुके हैं। एंड काफ़ी सारे बच्चों के पेरेंट्स ऐसे होंगे जो दोनों पेरेंट्स जॉब करते हैं एंड दे कैन नॉट गिव मच अटेंशन टू देयर किड्स। पीछे केयर टेकर्स होते हैं, उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती कि गैजेट्स कैसे यूज़ करते हैं, एंड ज़्यादातर वो लोग विक्टिम हो जाते हैं अनवांटेड कंटेंट्स एंड ये सब के। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा गाइडलाइंस उनको भी दें कि कैसे सोशल मीडिया हैंडल्स को प्रॉपर वे में यूज़ करें, क्योंकि लीगल एंड इलीगल बोथ द वेज है। प्लीज़ आप थोड़ा उनको प्रकाश डालिए। ये तो बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को साइबर सुरक्षा के बारे में बताया जाए, स्कूल में ही बताया जाए, और उनके पेरेंट्स और जो भी
उनके आसपास के लोग हैं वो भी उनको जागरूक करें कि क्या क्या उनको कदम लेने चाहिए जिससे कि वो सेफ रहे। तो इसके लिए हमने जो साइट ट्रेन नामक एक पोर्टल बनाया है उसमें भी साइबर अवेयरनेस के बारे में एक कंटेंट है जो सिटीजन्स के लिए भी है। ऐसे साइट ट्रेन पोर्टल तो पुलिस ऑफिसर्स और प्रोसिक्यूटर्स के लिए है, लेकिन साइबर क्राइम अवेयरनेस के बारे में भी उसमें एक जो है एक मॉड्यूल है जिससे कि कोई भी सिटीजन उसमें जाके क्या क्या उसको स्टेप्स लेने चाहिए साइबर क्राइम से बचने के लिए, वो उसमें सब डिटेलिंग करा गया है। उसके अलावा जैसे साइबर दोस्त के बारे में बताया हिमांशु जी ने, वो उस पर टिप्स आती रहती है डेली कि क्या क्या आपको कदम उठाने चाहिए, और बच्चों को डेफिनेटली इस बारे में बताना चाहिए कि उनको क्या क्या कदम उठाने चाहिए जिससे कि वो इन सब चीज़ों से बचे रहे। All right, with this, we are slipping into a very short break. Our discussion continues. Please don't go away. Welcome back. Our discussion on cybersecurity continues. Right, Mr. Virmani, what can G20 do to build global resilience? माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के लीडरशिप में चूँकि भारत में G20 की प्रेसिडेंसी है, ये डिसाइड किया गया कि एक G20 कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर एंड सिक्योरिटी इन द एज ऑफ AI, NFT एंड मेटावर्स हम लोगों ने गृह मंत्रालय ने इसको करने को जा रहे हैं 13 और 14 जुलाई को। ये 2 दिन की एक कॉन्फ्रेंस है जिसमें G20 कंट्रीज़, इनवाइटी कंट्रीज़ 9 हैं और इंटरनेशनल बॉडीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशंस लाइक इंटरपोल, UNODC और अन्य कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। भारत से बहुत सारे सेक्टर्स से इसमें फिनटेक, बैंक, ICT कंपनीज़, भारत के सभी स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज़, भारत सरकार के मंत्रालय सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ये 2 दिन की बहुत डिटेल मंथन वाली कॉन्फ्रेंस है। इसमें 6 टेक्निकल सेशंस हैं जिसमें अलग अलग टॉपिक्स जैसे कि डार्क नेट, DPI एटसेट्रा पे डिस्कशन किया जाएगा। काफ़ी प्रोमिनेंट स्पीकर्स इसमें आ रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी इनॉग्रल सेशन में चीफ गेस्ट के रूप में 13 जुलाई को आएंगे और 14 जुलाई को शाम को इसका वैलिडिटी सेशन होगा। So we are looking forward for this G20 conference in the context of G20 presidency. मिस्टर जितेंद्र, आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा, G20 कॉन्फ्रेंस होने वाली है ऑन क्राइम एंड सिक्योरिटी इन द एज ऑफ AI एंड मेटावर्स। इसके बारे में बताइए, आई मीन कंट्रीज जो पार्टिसिपेट करेंगी और इस कॉन्फ्रेंस के क्या मायने? G20 अपने आप में एक प्रीसियस इवेंट है और कंट्री को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। NFTs, AIs और मेटावर्स जो है एक ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो एक कंट्री के जुडिक्शन में नहीं बंद है, वो जुडिक्शन लेस है। इनकी सर्विसेज, प्रोडक्ट्स और पूरा अक्रॉस द वर्ल्ड सेटल्ड होती है। आपस में एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता पड़ती है और G20 कॉन्फ्रेंस जो है इसी पर्पज़ के लिए एक हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है ताकि हम कंट्रीज़ के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन और उसका एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और अदर टेक्नोलॉजीज़ को शेयर कर सके, बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर कर सके और इसको डील कर सके जो इसमें क्राइम होने वाला है। My question is related to artificial intelligence. So artificial intelligence, it was developed to assist human beings in performing certain jobs, and now it has gained the capability that it can replace human beings to a certain extent. And so one side of the spectrum is that criminals might use artificial intelligence and exploit it negatively to conduct cybercrime. My question is not related to that. My question is that artificial intelligence per se, by itself, Elon Musk also, like for example, these people have warned that artificial intelligence is growing because the more data is fed into the system, the more users, artificial intelligence, its bubble keeps getting bigger. It gets advanced
with time. So in the absence of regulation related to artificial intelligence, how can the system by itself overpower humans, and is a situation possible that by 10 or 12 years from now, artificial intelligence would be controlling humans and conducting like nefarious activities in their sphere? This chat GPT has come now, but I believe this is too early to say that, artificial intelligence will start controlling human beings. Artificial intelligence develop on models. The training you give to the artificial intelligence engine, the output depends on that. So, the kind of results you get, it depends on the input you provide. So, it's a very simple thing in computer, garbage in, garbage out. If you enter some incorrect data or incomplete data, it will give you incorrect output. So, artificial intelligence controlling human beings in 10, 12 years is little far-fetched, in my opinion. And we are working, we are also working how AI can be used for improving investigation skills of the investigators, how AI can help in identifying the hot spots or the crime pattern, or help the investigating officer in detecting crime. So we are working on that. So parallelly, police and other security agency will also develop their skills in handling this. So I don't think this is a very real threat right now. So as you said that artificial intelligence is designed, is like it's a program which is designed and accordingly it responds and performs its activities. But as I mentioned before, sir, that like if a designer launches a program and the program is now existing, the more users which enroll and engage with the program by itself keeps getting bigger. So, and artificial intelligence is not just limited to chat GPT. Today, it can create pictures and all sorts of things. So, there are issues of copyrights, intellectual properties and other things also involved. So, my fear is that artificial intelligence should not grow to such a point that we become a slave to it and we are caught in a situation off guard, helpless, where we are not able to tackle the problem 10 to 12 years from now, and a regulation of it is the dire need of the hour, which is absent at this point of time. No, I got your point, but we are preparing our investigators and the forensic experts to handle this growing cybercrime investigation. And, I have mentioned about the cybercrime training center run by NCRB, or CyTrain portal, which train prosecutors and investigators and forensic experts to handle the cybercrime investigation. So we are also updating our modules as and when new cybercrime modus operandi emerges. We also develop techniques to counter it. Though NCRB conducts cybercrime conferences every year, we conduct cyber hackathons where cybercrime investigators across the country, they present their best cybercrime investigation case studies. And based on those case studies, we update our course content every time. This is a regular process. So as and when these issues, like you mentioned about the artificial intelligence-based the cyber crimes, we will also update our investigation skills and counter that in India. Right. Prime Minister Narendra Modi himself said that cybersecurity is not limited to a digital world, but it's a matter of national security also. Mr. Virmani, your closing comments. I'm sorry, we are running short of time, but what can we do to create more awareness? People are aware, but उसको बढ़ावा देने के लिए और awareness create करने के लिए हमें क्या कुछ कदम उठाने पड़ेंगे? जैसे आपने सही कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब की लीडरशिप में और गृह मंत्रालय में ऑनरेबल मिनिस्टर साहब के गाइडेंस से हम लोग काफ़ी स्टेप्स उठा रहे हैं। जैसे कि हमने कहा कि साइबर अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है साइबर स्पेस में साइबर सिक्योरिटी के लिए। सो हमारे काफ़ी सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जिसमें हम लोग समय समय पे साइबर सेफ्टी टिप्स देते रहते हैं। एक और पहल गृह मंत्रालय ने करी है साइबर जागरूकता दिवस नाम से, तो जिसमें हमने सभी स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, सारे भारत सरकार के जितने भी विभाग हैं, सबको गुजारिश ये करी थी लगभग 1.5 साल पहले कि आप लोग फर्स्ट वेडनेसडे ऑफ एवरी मंथ में साइबर जागरूकता दिवस मनाएं। तो 11 बजे के आसपास आप साइबर जागरूकता दिवस फर्स्ट वेडनेसडे को मनाएं, जिसमें साइबर हाइजीन और साइबर सेफ्टी टिप्स को प्रोपोगेट करें।
मैं गुजारिश सभी वाई फैक्टर और बाकी सारे जितने भी यूथ हैं इसमें जुड़े हुए हैं उनसे ये भी कहना चाहूँगा कि एक और साइबर वॉलंटियर फ्रेमवर्क नाम से एक हमारा और एक पहल है गृह मंत्रालय का, जिसमें हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं सिटीजन्स को साइबर वॉलंटियर के रूप में अपने आप को एनरोल करें। और वो जब एनरोल करते हैं तो वो स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को मदद करते हैं टू प्रोवाइड दी साइबर हाइजीन टू द सिटीजन्स एज वेल एज कुछ अनलॉफुल कंटेंट है उसको भी आप लोग उसमें बता सकते हैं कि अनलॉफुल कंटेंट है। तो आई थिंक जैसा हम सब जानते हैं कि हम सबको मिलके कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के रूप में इसको लेके आगे चलना पड़ेगा सो दैट हम लोग ओवरऑल अपना साइबर स्पेस को जितना सेफ कर सकें सबके बेहतरी के लिए। बिल्कुल। मिस्टर माथुर, योर क्लोजिंग कमेंट्स। सो मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगा कुछ जो इनिशिएटिव्स गृह मंत्रालय ने लिए है माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में, दो इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट। एक तो क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम। ये जो सिस्टम है देश के जो सभी पुलिस स्टेशन है अक्रॉस द कंट्री, देयर आर मोर देन 16,000 प्लस पुलिस स्टेशन, वो सभी पुलिस स्टेशन इस सिस्टम से जुड़ गए हैं, जिससे कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट एन क्राइम एंड क्रिमिनल कैन बी शेयर्ड with each other to track the criminals and detect and prevent crimes. दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना गृह मंत्रालय ने ध्यान्वित करी जिसका नाम है नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, जिसमें कि देश के सभी जिलों में इक्विपमेंट दिए गए टू कलेक्ट द फिंगरप्रिंट्स ऑफ द अरेस्टेड पर्सन एंड कन्विक्टेड पर्सन। उनका एक डेटाबेस बनाया नेशनल लेवल पे, सर्चेबल फिंगरप्रिंट डेटाबेस बनाया है, जिससे कि जो अनआइडेंटिफाइड जो रिकवर्ड पर्सन है, जो सस्पेक्टेड पर्सन्स हैं, जो क्राइम में जिनको पुलिस को शक है कि वो क्राइम में इन्वॉल्व है या किसी मौका वारदात से फिंगरप्रिंट्स मिले हुए हैं, उनको अगर आपको पहचानना है तो वो उस सिस्टम के द्वारा सर्च करके पता लगाया जा सकता है कि ये किसी उसी क्रिमिनल के तो नहीं है जो पहले भी किसी क्राइम में इन्वॉल्व है। और कई बार ऐसा होता है कि एक क्रिमिनल दिल्ली का है, वो किसी दूसरे राज्यों में ऑपरेट कर रहा है, या साउथ में जो क्रिमिनल है वो नॉर्थ के स्टेट्स में क्राइम कर रहा है। इंटर स्टेट क्राइम जो होता है उसको पहचानने में बड़ी मदद मिली है इस सिस्टम से। तो दोनों ही परियोजनाएं बड़ी महत्वपूर्ण परियोजना है जो कि माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में क्रियान्वित हो रही है। कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की आपने बात की, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, हमें अपना काम करना है। और जो जैसा आपने कहा, हमारे गेस्ट ने भी कहा कि क्राइम को रिपोर्ट ज़रूर करें, हेल्पलाइन नंबर्स हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इसके थ्रू आप रिपोर्ट कर सकते हैं। आंकड़े बड़े हैं लेकिन इन आंकड़ों को हमें और आगे लेके जाना है और हमें साइबर क्राइम को ख़त्म करना है, क्योंकि टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए। मिस्टर माथुर, बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। मिस्टर विरमानी, मिस्टर हिमांशु पांडे, बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। एसीपी जितेंद्र सिंह, आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। और सभी वॉलंटियर्स का भी, आपने काफ़ी दिलचस्प सवाल पूछे और उम्मीद है कि आपके सारे सवालों का जवाब भी मिल गया होगा। Well, that's all we have in this edition of Vibe Factor. Stay tuned for more news and updates.